अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वराइच। सुहेल वराइच साहब, आज मुल्की सियासी मंजरनामे और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुल्की सूरत हाल पर ही आते हैं। सबसे अहम मामला, इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। बताएगा अंदरूनी कहानी क्या है, आपको क्या मालूम? मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ पहली दफा दोराहे पर आ गई है। इसको फैसला करना है कि इसने इधर जाना है या इधर जाना है। तहरीक इंसाफ के जो पार्टी रैंक्स हैं, इनके अंदर दो ग्रुप्स मुझे नजर आते हैं। एक तो फाख्ताएं हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अदालत उज़्मा के साथ कोई हमें इस तरह की मुहाज़राई नहीं करनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरे उकाब हैं जो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये लड़ें। उन्हें कहते हैं कि जनाब नहीं लड़ें, आप तकरीर करें, आप खड़े हो जाएं, ठीक है। ये हैं दो वाज़े तौर पर। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, आपकी करेक्शन कर दूं, दोनों ग्रुप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डायरेक्ट माफी नहीं मांगनी, यानी बराह रास्त माफी से नीचे नीचे सुलह हो जाए बिलवास्ता माफी से, तो इसके लिए वो तैयार हैं। माफी मांगना बुरी बात है, इसका मतलब है? नहीं, माफी मांगना बिल्कुल बुरी बात नहीं। मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह है कि जब कोर्ट के अंदर कोई मामला आ जाए और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, फाज़िल जज साहबान कोई फैसला दे दें, तो फिर उसके बाद तो आपको सरेंडर बिफोर द कोर्ट है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सही। और यही ऑनरेबल है, सोक्रेटिस से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक सब ने यही किया है कि चाहे उन्हें फैसला नाकाबिले कबूल भी हो, चाहे आपके खिलाफ भी हो, चाहे आपकी तबाह नाज़क पर गरां भी गुजरे, लेकिन लब्बैक कहें उसे। फिर भी हाँ, क्योंकि आपने इंसाफ का, कानून का बोलबाला करना होता है। बिल्कुल। अच्छा सुहेल साहब, दिलचस्प बात है कि इमरान खान कहते हैं उन्हें कल ही पता चला है कि शर्मनाक जो है वो गाली है। बताइएगा शर्मनाक का मतलब आखिर है क्या? देखिए जी, इस पे मैंने आज काफ़ी काम किया कि ये शर्मनाक को एक्सप्लोर किया जाए और शर्मनाक के मानी क्या हैं, लुग़वी मानी क्या हैं, इससे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सारे मैं आपके सामने रखता हूँ अपने जो नाजरीन हैं। कि इसकी एक मीनिंग तो ये है जो ऑक्सफोर्ड ने दी है कि जिस पर नजरें नीची हों रुस्वा कुन। वेबस्टर कहता है ब्रिंगिंग शेम और डिस्ग्रेस, यानी जिससे शर्म आ जाए और जिससे डिस्ग्रेस यानी आपकी इज्जत जो है उसको धचका पहुंचे। इसी तरह वेबस्टर ने दूसरा माना दिया है इंजूरियस टू रेपुटेशन, डिस्ग्रेसफुल, जिससे आपकी साख को नुकसान हो। अच्छा, इसी तरह जो एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है बड़ी मशहूर, मैं तो सारी ज़िंदगी यही इस्तेमाल करता रहा हूँ, ये भी ऑक्सफोर्ड वालों की है। वो शेमफुल के बारे में लिखते हैं कि इट्स डिसग्रेसफुल, और उन्होंने लिखा है इट वॉज शेमफुल शी वॉज ट्रीटेड, यानी इट वॉज शेमफुल शी वॉज ट्रीटेड, यानी जिस तरीके से उसके साथ सलूक किया गया ये शर्मनाक था। ये उन्होंने उसके सेंटेंस दिया है। तो इनमें से तो कोई अभी चीज़ ऐसी नहीं है जो बड़ी पॉजिटिव हो। लेकिन फिर मैंने कंसल्ट किया दो बड़े ही काबिल एहतराम लोगों से उर्दू अदब के, नासिर ज़ैदी साहब हैं जो सदर वज़ीर आज़म इनकी तकारीर लिखते रहे, बहुत बड़े शायर हैं। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी शेमफुल, शर्मनाक, ये बड़ा माइल्ड सा वर्ड है, गाली नहीं है। गाली नहीं है। वो कहते हैं इसका मतलब है इजहारे नापसंदीदगी। और उन्होंने फिर नूरुल लगात और लुगाते कशोरी, एक बड़ी मशहूर लुगत है, उसका हवाला दिया। और फिर एक उन्होंने मिसरा सुनाया जो क्लासिकल शोरा में से एक का है, मुझे तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते, जिसमें उन्होंने कहा कि आप देखें, इसको आप गाली तो कतन नहीं करार दे सकते, ये बड़ा माइल्ड सी बात है। फिर उन्होंने मुझे इसके बताया कि देखें ये शर्म है, शर्म नहीं, यानी रे के ऊपर शद नहीं है जिस तरह हरम है, ये नरम और गरम के बर वजन है। फिर मेरी तसल्ली, फिर भी मुकम्मल तसल्ली करने के लिए मैंने शकील आदलज़ादा साहब से कंसल्ट किया। और शकील आदलज़ादा साहब जो हैं उनके पास उर्दू की हर डिक्शनरी है,
और जितना उनका लफ्ज़ों पर अबूर है, लफ्ज़ों की साख्त पर अबूर है, शायद ही किसी का हो। तो वो इसके बारे में क्या हाँ, कहते हैं? वो उन्होंने कहा कि जी लुग़वी तौर पर तो ये गाली नहीं है, शर्मनाक, सही, मगर जिस तरह से ये लफ्ज़ बोला गया वो गाली बन जाती है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखें, इल्मी उर्दू लुगत बड़ी मशहूर लुगत है, उसमें इसमें लिखा है शर्मनाक का माना काबिल शर्म, जिस बात पर हया आती हो। फिर उन्होंने मुझे फरंगे आमरा है अब्दुल्ला खान खशीगी की, बड़ी मशहूर, ये दिल्ली में छपी थी, अब दोबारा प्रिंट हुई है, इसका मतलब है लाज, हया और झीम। मुक्तदरा कौमी ज़ुबान ने भी शायद ये अभी छापी है। तो इसी तरह इल्मी उर्दू लुगत जो है ये वारिस सरहिंदी साहब की है, ये भी बड़ी मशहूर है, उसमें भी लाज, हया, हिजाब, नंग, ये इसके माने जो हैं वो हुए। असल में ये जो लफ्ज़ है ना जी, सियासत में ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इमरान खान चूंकि नए आए हैं तो इन्हें भी चाहिए कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो सियासतदानों से सीखें। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लफ्ज़ों का इस्तेमाल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हालांकि उर्दू नहीं जानती थी, लेकिन आप देखें उन्होंने एक दफ़ा अदलिया के फैसलों पर इजहार नाराज़गी करना था तो उन्होंने लफ्ज़ बोला चमक। अब चमक पे आप गिरफ्त भी नहीं कर सकते कि इसका क्या मतलब है, और तो समझ भी आ जाता है। फिर उन्होंने कैंगरो कोर्ट्स का एक दफ़ा हवाला दिया था। तो इमरान खान भी अब मैदान सियासत में आए हैं तो सियासी लुगत से ज़रूर इस्तिफ़ादा करें और वो अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे पकड़ ना हो। ठीक है, शर्मनाक का मतलब तो काफ़ी वाज़ेह हो गया, और भी मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल साहब बताएगा कि तहरीक इंसाफ और अदलिया के मामला जो चल रहे हैं उसको देख के आपको लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ आज वहीं खड़ी है जहां 2009-10 में पीपल्स पार्टी के मामला थे अदलिया के साथ? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वहीं खड़ी है और इसको एक डिसाइसिव स्टेप लेना है कि इसने किधर जाना है। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का चूंकि मंशूर में इंसाफ शामिल है और चूंकि बार के बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ शायद उधर ना जाए जिधर पीपल्स पार्टी चली गई थी। और अभी चूंकि मैं ये समझता हूं कि 2 जवाबात के बाद तीसरे जवाब का अदलिया की तरफ से मौका देना भी ये जाहिर करता है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है उनको उस तरह ट्रीट किया जाए। वो समझते हैं कि शायद एक मौका देना चाहते हैं, उनकी एक स्ट्रगल है इमरान खान की, और इमरान खान जो है जाहिर है उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया, उनका रिकॉर्ड साफ है, तो शायद इसलिए भी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस महाज आराई से कहीं तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के करीब आ रही है? मेरा यह ख्याल है कि अल्टीमेटली तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी या अपोजिशन ने अगर इस पॉइंट पे इकट्ठे ना हुए तो किसी और पॉइंट पे जरूर इकट्ठे होंगे, क्योंकि दोनों हुकूमत के खिलाफ हैं। अब पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन से बाइकआउट किया है और इमरान खान ने भी जो कहा था उससे भी ऐसा लगता था कि बाइकआउट करना चाहते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा देर की बात नहीं है कि ये इकट्ठे होंगे, फिर इनकी मैकेनिक्स क्या होंगी, किस तरह होगा, मेजर पार्टी कौन होगी, लीड कौन करेगा। अभी तो पीपल्स पार्टी के पास लीडरशिप है अपोजिशन की, क्या इमरान खान की पार्टी उनकी लीडरशिप को मान लेगी, क्या करेंगे, ये आने वाले दिनों में जाहिर होता जाएगा। सुहेल साहब, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की बात तो होगी, कुछ जिक्र नवाज शरीफ साहब का भी करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ही सूट में 2 मुल्कों की सैर कराए, जॉन कैरी से मुलाकात भी हुई, मज़ार कायद पर हाजिरी भी, तो आपने तो उन पर किताब भी लिखी है, कुछ उनकी एस्थेटिक सेंस के हवाले से हमें बताएं। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं बुनियादी तौर पर सूट पसंद करते हैं। अच्छा, अगरचे वो ज़्यादा चूँकि सियासत में है, उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिलता सूट पहनने का, और वो शलवार कमीज़ में आपको नज़र आते हैं, और जो पाकिस्तान की सरकारी तकरीबात हैं उनमें वेस्ट कोट या फिर एचकन में नज़र आते हैं, लेकिन पसंदीदा लिबास उनका सूट ही है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि मियाँ नवाज शरीफ को अच्छे जूते पहनने का भी शौक़ है। सही, जूतों की उनके पास कलेक्शन है, गैजेट्स की कलेक्शन है उनके पास बहुत अच्छी घड़ियाँ हैं, उनके पास बहुत अच्छे कैमरे हैं और वो कैमरे को बहुत अच्छा समझते हैं।
کہ کس طرح نہیں کہ کس طرح کا کیمرہ ہونا چاہیے, کیمرے کی ورکنگ کیا ہے, پکسل کتنے ہیں, یہ ساری چیزوں کو وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. فون ان کے پاس لیٹسٹ ہوتے ہیں, تو مطلب گیجٹس کے وہ مکمل طور پر آگاہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب, کچھ بین الاقوامی صورتحال سے جڑے معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پر سہیل صاحب بات کرتے ہیں بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے. سہیل صاحب, مصر ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہاں پر حالات آپ کے سامنے ہیں. صدر مرسی جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی, اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ابھی صدر مرسی جو ہے وہ جیل میں ہے, وہاں مظاہرے چل رہے ہیں, اور مصر جو ہے وہ اس کی ایک خوبی بھی ہے. خوبی یہ ہے کہ شاید گلف کے اندر سب سے سٹرانگ آرمی ہے ان کی, اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے مصر کو کہ اس نے واحد ملک ہے اسلامی جس نے اسرائیل کو ایک دفعہ شکست کے دھانے پر لے گیا تھا. تو اس لیے اس کا سٹرانگ رہنا, اس کا مضبوط رہنا ساری اسلامی دنیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ہماری جو مصر کے حوالے سے پالیسی ہے بڑی اس میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی, اور جو دفتر خارجہ کا بیان تھا میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھا, اور اس میں ایک بڑی واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ کے سناؤں. پاکستان از اپوز ٹو ملٹری انٹرونشنز فار ریزولوشن آف ڈسپیوٹ ان اینی کنٹری. یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان, جہاں پہ کہ 4 مارشل لگ چکے ہیں, یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے. پاکستان therefore urges all sides in Egypt to address the legal and constitutional issues in an inclusive and peaceful manner to enable the country to successfully restore the democratic institutions. یعنی فوجی انقلاب یا فوجی انٹرونشن کو تسلیم نہیں کیا. The democratic institutions as early as possible. We also call for the immediate release of Mr. Mohammad Morsi. تو یہ بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ ان کی ریلیز کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ بڑا ہی دلچسپ بیان ہے اور بڑا بولڈ بیان ہے. جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ صدر مرسی کے حق میں جلوس نکالنے والے, تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کوئی؟ میرا خیال ہے یہ جو رائے عامہ ہے اس وقت پاکستان کی وہ صدر مرسی کے حق میں ہے, اور اس وقت وہاں کی جو مداخلت ہے فوجی اس کو کوئی اچھی نظر سے عمومی رائے عامہ. تو جماعت اسلامی پہلی دفعہ پبلک اوپینین کو لیڈ کرے گی, لیکن کیا اس کے جلسے میں لوگ آئیں گے؟ کیا لوگ بہت بڑے جلوس ہوں گے؟ میرا خیال ہے نہیں. لیکن ایز اے پریشر گروپ جماعت اسلامی کی اس بارے میں حمایت موجود ہے ضرور. سہیل صاحب, جماعت اسلامی کا ذکر ہو رہا ہے تو بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کے لیڈران غلام اعظم اور بہت سے دوسرے لیڈروں کو بھی سزائیں سنائی جا رہی ہیں, الیکشن سے بھی انہیں روکا گیا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال جو ہے اس پر ہمارا سٹانس کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پاکستان میں بہت زیادہ اس پہ بھی اظہار ناراضی کیا جا رہا ہے, ناپسندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کچھ بولے, دفتر خارجہ کچھ بولے. لیکن دفتر خارجہ نے بڑا دلچسپ بیان جاری کیا. وہ کہتے ہیں We have seen the media reports while we do not interfere in the internal affairs of Bangladesh. We have also noted that concerns are being raised by the human rights organization and international legal community on this matter. And that's it. یعنی اس کو انہوں نے داخلی معاملہ قرار دے دیا ہے, جبکہ مصر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ صدر مرسی کو رہا کریں. وہاں ہمارا اپنا ڈر بھی ہے نا, تھوڑا ڈر بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اس پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنا تھا, رد عمل آنا تھا, اور جو ہے وہ چونکہ پاکستان سے معاملہ ریلیٹڈ بھی ہے وہاں پہ, تو شاید اس لیے بھی یہ بڑے محتاط ہیں کہ ایک نئی کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے. سہیل صاحب, بنگلہ دیش اور مصر کا ذکر تو ہو گیا, شام کے بدترین حالات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہاں ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے؟ وہاں بھی بڑی محتاط پالیسی ہے, اور مثلا یہ لکھتے ہیں, میں نے دفتر خارجہ کے بیانات نکلوائے ہیں. پاکستان کنڈیمز اٹیک آن دی ہولی سائٹس ان سیریا. وہاں پہ پاکستان بظاہر کسی سائٹ پہ نہیں ہے,
نہ ابھی تک انہوں نے گورنمنٹ آف سیریا کو کنڈیم کیا ہے، نہ جو ان پہ اٹیک کر رہے ہیں جو ان کے مخالف ہیں. تو ایک محتاط پالیسی جس طرح عام طور پہ اسلامک کنٹریز کے اندر پاکستان کی پہلے سے ہوتی ہے اس طرح کی ہے کہ بی بی زینب کے مزار پہ اگر حملہ ہوا ہے تو انہوں نے چارج ڈی افیئر کو بلا کے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. تو بڑی محتاط پالیسی ہے. بنگلہ دیش ہو یا سیریا دونوں کے بارے میں محتاط پالیسی ہے، لیکن مصر پہ واضح سٹینڈ لے چکے ہیں. سہیل صاحب، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو جیلیں توڑی گئی ہیں اور قیدی رہا ہوئے ہیں، ان کو بھی شام بھیجا جا رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی فار فیچڈ سی چیزیں ہیں. کیسے ممکن ہے کہ قیدی کو نکالے پھر جناب ان کو کیا حکومتیں انوالو ہیں، کیا ایجنسیاں انوالو ہیں؟ میری نہیں سمجھ میں آتا. میرا خیال ہے کہ یہ اس بات سے نظریں چھپانے کی کوشش ہے کہ طالبان فنامنا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ جیل توڑ سکتا ہے، جیل سے لوگوں کو نکال سکتا ہے. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے ضرور کوئی پراسرار ہاتھ ہوگا، کوئی سازشی کہانی ہوگی. اصل میں شام میں کچھ سسپیکٹڈ لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ اپنے طور پہ گئے ہوں گے. یہ اس طرح سے توقع کرنا کہ اتنی بڑی سازشی کہانی بنانا کہ جی جناب یہاں سے قیدی رہا کر کے وہاں پہنچا دیے گئے، میرا نہیں خیال کہ یہ مجھے فار فیچ لگتی ہے. اتنی بڑی سازشی کہانی یہ سچ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سہیل صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے. mm@geo.tv پر اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.